तो सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पहला प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ हम सभी को पता है जो पी टोटल हम लिखते हैं वो क्या होगा, सारे कॉम्पोनेंट्स, सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे उन सभी को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। कभी ऐसा ग्राफ दिखाई दे और तुमसे पूछ लें कि भाई ये किसका है, तो आपके बता सकते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन का, ये पॉजिटिव डेविएशन का है और ये आइडियल कंडीशन का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशंस, राइट। तो इस सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको हम सम अप करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ क्विक रिवीजन की, जल्दी जल्दी से आपको सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है तो ये सीरीज है, इस सीरीज के जो नोट्स होने वाले हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको जब भी रिवाइज करना हो आप फिर से इसी लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में हम यहाँ पर पूरे लेक्चर को आपको सम अप करके देने वाले हैं, फॉर्मूला शीट देने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले क्या कवर करेंगे मैम? सब कुछ कवर करवाने वाली हूँ भाई, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं हमारे लिए वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर सॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जानेंगे। जो चीजें बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। पूरा ही चैप्टर हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो वन शॉट में सारी चीजें मैं यहाँ पर सम अप करने वाली हूँ आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, राइट। क्या होता है बेटा सॉल्यूशन? अगर हम बेटा सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होता है मैम? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। ये चीज तो हमें पता है, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए वी नो कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। ये जो शब्द है बेटा होमो, इस होमो का मतलब क्या होता है? एक समानता, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी जहां पर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये क्या होता है? एक जैसा होता है। होमो का मतलब ही होता है बेटा सेम। हेट्रोजीनियस का बात करूं अगर मैं, तो हेटेरो शब्द का मतलब होता है डिफरेंट, जहां पर अलग अलग से बाउंड्रीज आपको विजिबल होती है। जैसे मैंने पानी में मड डाल दिया, पानी में मिट्टी डाल दी, आपको अलग से बाउंड्री विजिबल होगी। पर अगर मैं बात करती हूँ बेटा किसकी? शुगर इन वाटर की, ठीक है, या फिर मैं बात करती हूं सॉल्ट इन वाटर, है ना। घोलने के बाद क्या तुम्हें पता चलता है? अलग से बाउंड्री विजिबल होती है। जैसे मिट्टी को पानी में डालने पर दिखती है, नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। इनको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब यहीं पर अगर मैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बातें करूं, है ना, सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, ये भी हमें आइडिया होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं मैम? ये तो हमने छोटी क्लासेस में सीख लिया था, है ना। क्या? एक सोल्यूट होता है और एक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। एक सोल्यूट होता है मैम और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को ये वाली बात तो पता ही है ना। पहला क्या है? सोल्यूट, दूसरा होता है मैम सॉल्वेंट, है ना। दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। सॉल्वेंट हमेशा प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे से बेसिक्स हैं बेटा। अगर आपको ये नहीं पता होंगे, अगर ये दिमाग से निकल जाएंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स भी रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? हमेशा स्मॉल अमाउंट में, लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? इसी में अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा किसका? शुगर सॉल्यूशन का। लेट्स से मैंने क्या ले लिया? एग्जाम्पल ले लिया चीनी वाला पानी, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन का अगर मैंने एग्जांपल ले लिया तो इसमें अगर मेरे को सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने हैं तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं इसका, है ना भाई। पैंथर्स बता सकते हो ना। पहला क्या होगा भाई मेरे पास? शुगर होगी यहाँ पे,
शुगर किसकी तरह एक्ट कर रही है? मैम सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रही है, ये तो हमें आता है, ठीक है। दूसरा, वाटर प्रेजेंट है मैम, वाटर प्रेजेंट है जो कि क्या है हमारा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा, शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? इसका फिजिकल स्टेट अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप कहोगे कि मैम शुगर सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है ना? किसमें प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा जो हमारा मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, उसकी फिजिकल स्टेट कौन डिटरमाइन कर रहा है? सॉल्वेंट डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। तो यहां से हमें एक पॉइंट क्लियर होता है, हमेशा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा डिटरमाइन करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय, यहीं पर लिख लेते हैं बेटा, है ना। मैं चाहती हूं कि कम से कम स्लाइड्स में आपकी चीजें कवर हो, ताकि जब आप इसको बाहर निकालें, प्रिंट आउट निकलवाएं या अपनी कॉपी में भी लिखें, तो कम से कम में पेज में लिखने की कोशिश करना इसको, क्योंकि दिस इज माइंड ट्रिक, ठीक है। ये बस ह्यूमन माइंड है, उसको उसके साथ थोड़ा सा हमें ट्रिक करके खेलना है। जितने कम पेजेस में आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपके माइंड को लगेगा, आपके ब्रेन को लगेगा कि अरे भाई सिर्फ 3 ही पेज है, चुटकियों में रिवाइज कर लेंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स भी खुला खुला लिखकर 10 पेज में बना दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा बेटा पढ़ने का, ठीक है। थोड़ा सा माइंड से ट्रिक करना सीखो, उसको 2 से 3 पेजेस में करना, ठीक है। मैं भी यहाँ पर कोशिश करूंगी आपको कम से कम पेजेस में ही पढ़ाऊं, ठीक है, ज्यादा स्लाइड्स नहीं लूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे आलसी है ना, और वो प्रिंट आउट ही निकलवाएंगे, उनको जो है खुद से लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि जो फिजिकल स्टेट होती है ना, क्या चीज बेटा? फिजिकल स्टेट of solution. Physical state of solution is determined by कौन डिटरमाइन करता है बेटा? डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पर हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं? गैसियस सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं, और सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन की बात करती हूं, तो अगर दो गैसेस आपस में मिक्स है, गैस इन गैस, किसका एग्जांपल ले रही हूं बेटा? गैस इन गैस सॉल्यूशन, ठीक है। इस केस में बेटा आपका जो गैस है वो सोल्यूट है, ठीक है, और वो किसके अंदर डिसॉल्व कर रखा है हमने? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रखा है, जो कि खुद भी क्या है? गैसियस ही सॉल्वेंट यहां पर लिया है। एग्जांपल की बात करूं तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो सोल्यूट की तरह एक्ट कर रही है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो यहां पर जो भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे गैस गैस, यानी कि गैस को गैस के अंदर डिसॉल्व करा हुआ है। लिक्विड गैस का क्या मतलब हुआ? कि मैंने लिक्विड को गैस के अंदर डिसॉल्व करा हुआ है, लिक्विड को गैस में, यानी कि गैस का अमाउंट ज्यादा है। गैस क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। इसी वजह से ये सारे के सारे कैसे हैं? गैसियस सॉल्वेंट है। इसके एग्जांपल्स बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। कैम्फर इन नाइट्रोजन, बताइए इस केस में आपका सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है या फिर गैस इन गैस का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है आपको पता होना चाहिए। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल कैम्फर इन नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को हमने लिक्विड में डिसॉल्व करा हुआ है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन द वाटर। वाटर में ऑक्सीजन को जब डिसॉल्व करवाते हैं तो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगी, और पानी सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में हमने लिया है। उसी तरीके से CO2 को वाटर में डिसॉल्व करवाने का जो एग्जाम्पल है वो भी आपका गैस इन लिक्विड का ही एग्जाम्पल होगा। अगेन सेकंड, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल को पानी में डिसॉल्व करा हुआ है बेटा, ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड इन लिक्विड का तो कुछ भी ले सकते हो, ग्लूकोज डिसॉल्व इन द वाटर, शुगर डिसॉल्व इन द वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं? सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूं, अगर बेटा यहां पर आपका सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में है, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना वो सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बच्चों को जनरली ध्यान नहीं रहते, इसी वजह से कह रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गैस इन सॉलिड की बात करती हूं तो हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, PD, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है जो हमारा सॉल्वेंट है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड अमेल्गम ऑफ Hg विद Na, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। सॉलिड इन सॉलिड की एक बात करूं तो कॉपर डिसॉल्व इन द गोल्ड, ये भी क्या है? आपका एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड का। दोनों ही चीजें यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्या है? आपके सॉलिड है। तो भाई ये वाले एग्जाम्पल एक एक दो आपको याद होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेबल पूरी NCERT में दे रखी है, मैंने आपको करवाई है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके,
अभी इसके बाद इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेटा वो है आपकी कंसंट्रेशन टर्म, राइट। हम यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है ना, सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म हमको पढ़नी है वो कौन सी है भाई? मास परसेंटेज, है ना। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारी सारी हम पढ़ेंगे, यानी कि परसेंटेज वाली पढ़ेंगे। तो परसेंटेज वाली जितनी भी होंगी बेटा वो आपको x बाय y की फॉर्म में मिलेंगी, जिसमें x आपको हमेशा सोल्यूट के बारे में बता रहा होगा और y जो नीचे लिखा हुआ होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा, वो हमेशा आपको सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आपको ये वाली बात पहले ही ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके अलावा हम पीपीएम भी पढ़ेंगे। जो हमारा पीपीएम होता है वो क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। इसके भी 2-3 टाइप होते हैं बेटा। अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन की बात करूं तो पीपीएम हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा तरीका होता है बेटा पीपीएम निकालने का? हम निकाल सकते हैं m बाई एम पीपीएम निकाल सकते हैं, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं m बाई एम परसेंटेज, उसी तरीके से। एक हम निकाल सकते हैं बेटा आपका v बाय वी पीपीएम भी हम निकाल सकते हैं एज इट इज, जैसे हमने m बाय एम सॉरी इसमें परसेंटेज के केस में निकाला था, यानी कि v बाय वी परसेंटेज जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से एंड अगेन हम यहाँ पर m बाय वी पीपीएम भी निकाल सकते हैं। पीपीएम बेसिकली हम पॉल्यूटेंट्स के लिए यूज करते हैं, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एयर पॉल्यूशन, फॉर मेजरिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर में वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं? पीपीएम जैसी कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। इसके अलावा हमने मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं। तो जल्दी से इसके फॉर्मूलाज को देखते हैं, क्योंकि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो भाई फॉर्मूलाज होने चाहिए टिप्स के ऊपर, इसलिए आपको ये शॉर्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, इसलिए माइंड मैप आपको करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए m बाय v परसेंटेज आपको समझाया गया है। तो ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या कर देंगे 100। एज इट इज v बाय वी परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो v बाय वी परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा? ऊपर हम क्या लेते हैं बेटा? सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100 हम कर देते हैं। अगेन हमारे पास w बाय w कह लीजिए या फिर m बाय m परसेंटेज कह लीजिए। ऊपर भी मास है, नीचे भी मास है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। कॉम्पोनेंट जो है, कॉम्पोनेंट क्या है? सोल्यूट ही तो है ना। कौन से कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा सोल्यूट की, है ना। सोल्यूट अपॉन में क्या लेंगे? सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में हम क्या लगाएंगे बेटा? 100 लगाएंगे। अगेन पीपीएम मैं आपको बता चुकी हूं, यहाँ पर पीपीएम को भी हम इन तीनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एंड पीपीएम के अगर मैं फॉर्मूलाज आपको लिखवाऊं, ठीक है, पीपीएम के अगर मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊं, वैसे आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे m बाय एम पीपीएम अगर आपको निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मास है, नीचे भी क्या है? मास है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास इनटू में क्या लिखोगे? 100 नहीं, पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन है, तो 10 की पावर 6, 10 पावर 6, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर हो गया है? क्या सभी को समझ में आया? ये सुनो, अब यहीं पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं इसके आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ मिल गया, क्या लिखा हुआ मिला? लेट्स से आपको किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिला? ये लिखा हुआ मिला क्या बेटा? 10% m बाई एम क्या चीज भाई? क्या ले लो? ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सेम उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि हमारे पास 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है, इथेनॉल क्या है? सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारे पास बेटा जी क्या है? 10 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी ग्राम नहीं, यहां पर हम वॉल्यूम लेंगे, 10% V बाय V, ठीक है, 10% V बाय V को अगर हमें
डिपिक्ट करना हो कि इसका मतलब क्या है, तो क्या लिखेंगे हम, 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हुआ? यहां पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि यहां से हम मास ऑफ सॉल्वेंट भी बता सकते हैं बेटा जी। यहां से हम क्या बता सकते हैं, इसकी हेल्प से हम मास ऑफ सॉल्यूट भी बता सकते हैं। सॉल्यूट तो हमें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम बता सकते हैं, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मैम? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, है ना। सॉल्यूशन का मास मैम 100 ग्राम्स है, सॉल्यूट का मास कितना है मैम? 10 है, ठीक है। तो माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया? 90 ग्राम्स आ गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, क्लियर है? क्या सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गई थोड़ी बेसिक सी चीजें। चलिए अब यहां पर कंजर्वेशन टर्म्स पे ही वापस आते हैं, और यहां पर सबसे पहले हम मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में बातें करेंगे। देखिए हमारे पास जो मोलालिटी होती है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर ग्राम्स में लिखा गया है, अगर वैसे केजी में होता है, ठीक है। तो अगर ग्राम्स में है तो ऊपर क्या चढ़ा देंगे हम? 1000 चढ़ा देंगे। ये कन्वर्जन्स बिल्कुल बच्चों वाले आपको आते होंगे, ठीक है, आपको आने चाहिए और मैंने करवाए भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोलारिटी। मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर हमने क्या लगा दिया बेटा? 1000 लगा दिया कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ऊपर पहुंचा देंगे क्या? 1000, ठीक है, क्लियर है। तो ये मोलारिटी हो गई, ये क्या होगी? मोलालिटी हो गई। तो भाई अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? मोलारिटी को के मोलालिटी को? हमेशा हम प्रेफर करते हैं किसको बेटा? मोलालिटी को, ठीक है। मोलालिटी इज ऑलवेज प्रेफर्ड, है ना। हम हमेशा मोलालिटी को क्या करते हैं बेटा? प्रेफरेंस देते हैं। इसको हम हमेशा क्या करते हैं बेटा? प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? इसको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो आपकी मोलालिटी होती है, ठीक है, वो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट टर्म है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। मोलालिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, जबकि मैं मोलारिटी की बात करूं तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म है, ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से जो मोलारिटी है उसकी वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो आपकी मोलारिटी चेंज होगी। इसी वजह से हम किसको चूज करते हैं हमेशा? मोलालिटी को, जो कि क्या है? वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मेलिटी आती है। वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉर्मेलिटी आपको नहीं दिया गया है, बट फिर भी यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि फॉर्मूला की हमें पता होगा तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी होती है हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वही क्या होती है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलालिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी या फिर मोलालिटी जब भी दे रखी होती है तो उसकी वैल्यू से, उसके जो भी हमें गिवन वैल्यू होती है उससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। उससे हमें क्या पता चल जाते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालते हैं, आपको फॉर्मूला दे रखा है ग्राम, और उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी दे रखा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर जो लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी को निकालने का एक और तरीका भी हमारे पास है, जो कि आपके लिए जो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है उसको भी हम यहां पर मेंशन करेंगे। नॉर्मेलिटी जो होता है वो मोलारिटी इनटू में n फैक्टर होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर भी आ सकते हैं आपके 1 और 2 मार्क के अंदर। सीयूईटी के लिए भी ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो ध्यान रखना है, बाकी आप ध्यान रखें चाहे ना रखें, पर दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। मोलारिटी इनटू में n फैक्टर। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ प्रॉपर्ली, या फिर यहां पे थोड़ा छोटा छोटा लिख देती हूँ। क्या चीज बेटा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू में n फैक्टर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन को
किसी भी कोई हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, जिसके अंदर क्या है बेटा, दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो उस केस में हम मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कंसिडरेशन टर्म्स के अंदर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर मेरे को निकालना है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स लेते हैं, ठीक है। अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स, यानी कि Na प्लस में Nb, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूं, ठीक है, मुझे टोटल मोल फ्रैक्शन निकालनी है मिक्सचर की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को क्लियर हुआ? मोल फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टर्म है, इसको हम काफी बार इस चैप्टर के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि हेनरी लॉ में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हो गई ये वाली बात? मोल फ्रैक्शन सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और अगर बताऊं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में ही, यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर कहीं पर बेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैम, क्या लिखा हुआ है? अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्या चीज बेटा, 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे आप? इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला, हमेशा जो मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी होगी वो हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता देती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट हैं किसके अंदर बेटा, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर आपको 0.25 मोलल KCl सॉल्यूशन दे दिया जाए तो यहां पर ये जो 0.25 लिखा गया है ये हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो यहां पर KCl हमारा सोल्यूट है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या बता रहा है ये, 0.25 मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, 0.25 मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाते हैं बेटा, हमारे पास क्या पता चल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब बारी आती है कि मैम नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये निकालना आपने क्लास 9th में सीख लिया होगा, बट एक बार क्विकली हम फॉर्मूला देख लेंगे। देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते, कैसे, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको आना चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन में मोलर मास। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे एंड कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कर ली हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड, ठीक है। जैसे कि शुगर क्या है बेटा, आपका एक सॉलिड है, शुगर ले लो या फिर सॉल्ट ले लो। सॉल्ट इन वाटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, सॉल्ट इन वाटर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है। उसी तरीके से गैस इन लिक्विड में हमारे पास कोई भी गैस ले लीजिए, CO2 की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है इन वाटर, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गैस इन लिक्विड का। एग्जाम्पल क्यों लिखा, ताकि माइंड में एक पिक्चर बन जाए, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो। तो सॉल्ट इन वाटर की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पहला प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, टेम्परेचर है मैम, है ना, पहला क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है बेटा, प्रेशर। दोनों फैक्टर्स को हमने एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, तो इसके भी दो तरीकों से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एंडोथर्मिक कंडीशन होगी तब बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ये आपने 11th में पढ़ा था। अगेन अगर एक्सोथर्मिक कंडीशन है, यानी कि डेल्टा H आपका अगर नेगेटिव है, ठीक है, पहले से ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, पहले से ही कंडीशन एक्सोथर्मिक थी, हीट बाहर निकल रही थी, ऊपर से तुमने और टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो आपका वो जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड मूव करेगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। इसी वजह से आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर एक्सोथर्मिक कंडीशन है, डेल्टा H आपका नेगेटिव है, तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज ऑफ
टेम्परेचर, ठीक है। आई होप टेम्परेचर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर मैं बात करती हूं तो प्रैक्टिकली आपके जो सॉलिड्स होते हैं और जो आपके लिक्विड्स होते हैं बेटा वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल उनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उनको कंप्रेस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गैस एंड लिक्विड, इस वाले टॉपिक को काफी डिटेल में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर इन हेनरीज लॉ, ठीक है। तो गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर अगर मैं देखूं तो अगेन दो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर है टेम्परेचर का, दूसरा फैक्टर है प्रेशर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखूं तो अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है, ठीक है। इंक्रीजेस क्या करेगी, इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है आपके गैसियस पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर, यस, प्रेशर वाला फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहां पर आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या करती है, बढ़ती है विद इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। यहीं से हम पढ़ते हैं बेटा आपका हेनरी का लॉ, जो कि क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, ठीक है। हेनरी लॉ हमें बेसिकली बताता यही है, क्या एक्सप्लेन करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को, ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करने वाला लॉ अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो क्या है, हेनरी का लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मोल फ्रैक्शन के। यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें क्या बता रहा है, वैसे बेसिकली इसको छोड़ो, है ना, जो बेसिक लिटरल मीनिंग है इस लॉ का वो क्या कहता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी को हम माप रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे हम कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मोल फ्रैक्शन के। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन यहां पर हम लेते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एंड यहां पर जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KH इंटू में X आ जाएगा, क्या आ जाएगा, KH इंटू में X आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ हमें देखना आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, देखिए। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम यहां पर क्या लेते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। और इस साइड पर हमने क्या ले लिया बेटा, इस कंडीशन पे यहां पर हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया, ठीक है। यहां पर हम प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर ले लो, पार्शियल प्रेशर यहां पर हमने ले लिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर मैंने जैसे कि इक्वेशन लिखी कि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है KHX के मोल फ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है, इसको वैसे काई कहते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है। जो KH है ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, हेनरी का कांस्टेंट है, x क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, क्या ये आपको y इज इक्वल टू mx जैसी नहीं दिखाई दे रही, यानी कि यहां पर जो ग्राफ बनेगा बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। एंड आपको पता है जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, और यहां पर जो m होगा वो क्या होगा, KH होगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा ग्राफ का वो क्या बताएगा हमें, हेनरी का कांस्टेंट बताएगा। क्या सभी को क्लियर है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो KH होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं आपका टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी फॉर गैस के बारे में बात कर रही हूं, यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आई होप आपको ये वाले पॉइंटर्स क्लियर हैं, जो भी बातें लिख रही हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम हेनरी के लॉ को खत्म करते हैं, ठीक है। हेनरी के लॉ को हमने खत्म करा, और यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक कौन से एनिमल्स होते हैं भाई, एक्वेटिक एनिमल्स ये वाले होते हैं, है ना। ये क्या बना दिया, ये क्या बना दी, ये बेटा ये बना दी हमने फिश, ठीक है। तो ये जो फिश होती है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं बेटा, ये क्या बना रहे हो मैम, यार इसके ये मैं वो बना रही हूँ, फर से गिल्स नहीं होते, गिल्स,
तो ये गिल्स बनाने की मेरी नाकाम कोशिश। ठीक है, तो ये जो फिश है बेटा ये ठंडे पानी में बहुत खुश रहती होगी, है ना। ठंडे पानी में क्यों खुश रहती होगी, जरा जल्दी से मुझे बताइए। ये क्या बना दिया हमने, वाटर। ये क्या है बेटा, वाटर है, वाटर, कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। क्योंकि बेटा ठंडे पानी में, क्योंकि टेम्परेचर अगर लो है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, काफी ज्यादा होने वाली है, इसलिए खुशी खुशी नाचते नाचते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आगे मूव करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर्स का प्रेशर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम आगे शुरू करेंगे हमारा राउल्स लॉ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा यहां पर वेपर प्रेशर हमें क्या बताता है, देखो मेरे पास क्या है वेपर प्रेशर को समझने के लिए। लेट्स से वी हैव अ बीकर, मेरे पास क्या है बेटा, एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने कोई क्या ले लिया, आपका सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, ठीक है भाई, अब यहां पर इसको हमने क्या लिया है, क्लोज्ड वेसल लिया है, ध्यान रखना। इसकी मैंने क्या लिया बेटा, क्लोज्ड वेसल लिया है, इसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे से क्या करना शुरू करा बेटा, हीट करना शुरू कर दिया। हीट करना शुरू कर दिया तो इसका यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके वेपर्स बनेंगे, है ना। यानी कि यहां पर जैसे ही हमने हीट करा तो क्या बनना शुरू होगा, क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होना शुरू होगा, है ना, इवेपोरेशन होना शुरू होगा। आफ्टर सम टाइम बेटा, जब यहां पर, क्योंकि ये क्लोज्ड है ना, जब ये क्लोज्ड है तो आप सभी को पता है कुछ देर बाद वापस से यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन होना भी शुरू होगा, है ना। वापस से क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन भी होने लगेगा। तो बेटा एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, जब आपका इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाता है, उस कंडीशन पर ये जो वेपर्स हैं उनका जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, है ना, लिक्विड के सरफेस के ऊपर ये जो वेपर्स का प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ वेपर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं। देखो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है, क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं, जब आपका इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम के ऊपर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, जो आपके वेपर्स बने हुए हैं जब वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर, उसी को ही क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम वेपर का प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर का प्रेशर बोलते हैं। अब यहीं से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात भाई ये है कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर आपका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसी कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर अगर कम है, ठीक है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जिसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो गया, समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलेंगे और राउल्स लॉ को समझते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है, देखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहां पर हम क्या लेते हैं बेटा, राउल्स लॉ को समझने के लिए हम दो वॉलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिक्सचर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। दो वॉलेटाइल लिक्विड का हमने क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया, जहां पर मैंने ए लिक्विड को जो कि वॉलेटाइल है उसको बी लिक्विड के अंदर क्या कर दिया बेटा, घोल दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, ए बी सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जो कि क्या होगा, वॉलेटाइल होने वाला है। तो इस केस में वी हैव टू कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इस वाले सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन में राउल्स लॉ क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ईच कंपोनेंट का, वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। ठीक है, यानी कि इसी को अगर मैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर लिखूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बोलना चाहिए, वैसे तो सही चीज तो यही है कि हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट बोले। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? ये क्या है, पी नॉट ए क्या है बेटा, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट बी। जब कोई भी मिक्सचर नहीं था, जब सिर्फ और सिर्फ हमने ए ले रखा था, ठीक है, उस प्योर स्टेट के अंदर जो आपका वेपर का प्रेशर था उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम पी नॉट ए बोलते हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ पर जरूर डिफाइन करना चाहूंगी क्योंकि काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए। PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट B। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसका मतलब एक बार फटाफट से हम सम अप करते हैं। PA क्या बता रहा है बेटा, ये हमें बता रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट A। क्या बोला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट A। ठीक है, उसी तरीके से जो PB होगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट बी। ठीक है, उसी तरीके से पी नॉट ए क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, पी नॉट बी क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन बता रहा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ये। तो यहां पर अगर मेरे को क्या निकालना है, टोटल निकालना है। क्या निकालना है, पी टोटल। तो वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस में पी बी के बराबर होगा और इन दोनों की वैल्यूज पुट करके हम टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी के साथ में आपको देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर आपको समझाना चाहूंगी। देखिए राउल्स लॉ हमें क्या कहता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, पी ए जो होता है वो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी जो होता है वो पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ हम सभी को पता है जो पी टोटल हम लिखते हैं वो क्या होगा, सारे कॉम्पोनेंट्स, सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे उन सभी को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। पी ए प्लस में पी बी, अगर कोई और कॉम्पोनेंट है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर पी एन तक लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब डाल्टन्स लॉ जो है वेपर प्रेशर, ठीक है, हमें जो है किसके बारे में बताता है, हमें यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसको हम एक बार समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ बीकर, क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर बेटा मैंने क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, इसके क्या बनेंगे, वेपर्स भी बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, वेपर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये आपका लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है, और ये क्या है बेटा आपका वेपर फेज है। ठीक है, ये क्या आपका वेपर फेज है। ठीक है, क्लियर है? तो वेपर फेज में जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, वाई ए एंड वाई बी से दिखाते हैं, और लिक्विड फेज में जो आपकी मोल फ्रैक्शन होती है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर मैं इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। वाई ए क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, आई होप आपको क्लियर है। वहीं पे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन किसके अंदर बता रहा है भाई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन व्हाट, किसके अंदर बता रहा है भाई, ये इन लिक्विड फेज के अंदर बता रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ एक और हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, जो कि डाल्टन्स लॉ ही हमें बताता है, वो फॉर्मूला क्या है, वो कहता है कि अगर मेरे को पी ए निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, वो पी टी इंटू में वाई ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो पी टोटल इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज के बराबर है। उसी तरीके से अगर मेरे को पी बी निकालना है तो वो भी पी टी इंटू में वाई बी के बराबर होगा। ये वाली दोनों चीजें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। जब भी वेपर फेज की बात आएगी तो हमने डाल्टन लॉ लगाना है, जब भी लिक्विड फेज की बात आएगी तो हमें क्या लगाना है, राउल्स लॉ लगाना है। ठीक है,
चलिए वापस चलते हैं यहाँ पर, यही वाली चीज यहाँ पर लिखी हुई है। वेपर फेज की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू में टोटल प्रेशर। टोटल यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आएंगे, देखो वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। जब कब डिक्रीज करता है, जब उसके अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं। बाय एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम मेंशन कर लेंगे। किधर मेंशन करें भाई, इधर ही मेंशन कर लेते हैं क्योंकि कम से कम पेज लेना चाहती हूं मैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, नोट पॉइंट डालकर लिखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज करता है बाय एडिंग व्हाट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे सरफेस के ऊपर अब नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट पहले से ही, और जो इवेपोरेट करेंगे, जो जिसके वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। अब सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है, जो वॉलेटाइल थे वो कम हो गए हैं, उनका नंबर कम प्रेजेंट है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल भी अब सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से नंबर आपके जो वेपर्स हैं वही कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे मूव करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है, जो क्या करता है, जो ओबे करता है राउल्स लॉ को, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा, इसको फॉलो करे जो, उसको आइडियल बोलेंगे। और नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा, जो पी ए है वो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका डेल्टा वी मिक्स होगा बेटा, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यहाँ पर नॉन आइडियल की कंडीशन में हमारा जो डेल्टा वी मिक्स है वो क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स जो आपका होगा वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा इन नॉन आइडियल कंडीशन। यहां पर इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, यहां पर जो है आपका इंटरैक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी क्या होगा, बराबर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी तीनों में बराबर होने वाली है। ए इंटरैक्शंस जो है वो बी इंटरैक्शंस के बराबर होंगी, और जो बी इंटरैक्शंस है वो ए बी इंटरैक्शंस के बराबर होने वाली है, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है। एग्जाम्पल्स की अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की में बातें करते हैं तो सिमिलर जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनका मिक्सचर जब बनाएंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, जैसे कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हो गया, क्योंकि उन सभी की प्रॉपर्टीज, उन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, ठीक है। तो उनको हमने इकट्ठा अगर मिक्स कर देंगे तो काइंड ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या तो होंगे कैसे, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे होंगे राउल्स लॉ से, ठीक है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मैंने बोला बेटा आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है कि जो P है वो किसके बराबर है, Pa प्लस में Pb के बराबर है, Pt, है ना, यही तो हमने पढ़ा था राउल्स लॉ में, है ना। यानी कि अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो जो हमारे पास P आ रहा है, ठीक है, टोटल प्रेशर आ रहा है, वो नॉट इक्वल है किसके, Pa प्लस में Pb के। अगर बेटा वो नॉट इक्वल है तो या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, दो ही कंडीशन बनती है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि यहां पर आपका जो Pt आ रहा है वो आइडियल वाली कंडीशन से ज्यादा आ रहा है, आपका जो यहाँ पर वो आएगा, ठीक है, प्रेशर आएगा टोटल, वो क्या आएगा, ज्यादा आने वाला है, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं राउल्स लॉ से। और जब कम आएगा तो उसको क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं। दोनों की दोनों कंडीशन में नॉन आइडियल है तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपका जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होता है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बेटा आपका यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है बढ़ रहा है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, आइडियल कंडीशन से क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा आ रहा है ना, आइडियल कंडीशन से ज्यादा आ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ गया,
ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हमारे वेपर्स ज्यादा बन रहे हैं। वेपर ज्यादा क्यों बन रहे होंगे, वेपर ज्यादा क्यों बन रहे होंगे, क्योंकि आसानी से जो इंटरेक्शंस है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, वो क्या है, वीक है, वीक इंटरेक्शंस है, तो आसानी से आपके पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं, पार्टिकल आसानी से एस्केप कर रहे हैं, इसी वजह से वेपर ज्यादा बन रहे हैं, वेपर ज्यादा बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से क्या कह रहे हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है ना, क्या सभी को समझ में आया? ओके, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी इज वेरी हाई। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी जो है काफी ज्यादा हाई है, वेरी हाई है। ठीक है, शोइंग हाई वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको क्या दिखा रहा है बेटा, ये क्या दिखा रहा है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, ज्यादा दिखा रहा है, यानी कि जो इंटरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर लेस देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिक्सचर के हमारे पास बने ना ए और बी के, वो क्या है, वीक है, वीक है, इसीलिए आसानी से एस्केप कर पा रहा है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसी वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। तो एस्केप क्यों कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो मिक्सचर हमने बनाया है ना, एग्जाम्पल अगर मैं इसके आपको बताऊं तो कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर किसकी बात कर सकते हैं, देखिए CCl4 और CHCl3 है ना, CCl4 और CHCl3 की अगर मैं बातें करूं तो इनके बीच में कोई खास इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई खास इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो रहा है सभी को? साथ में यहां पर हम वाटर एंड इथेनॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर हम वाटर एंड इथेनॉल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस केस में H2O प्लस में C2H5OH का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ वाटर प्लस में नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंस ले सकती हूँ, जिसके आयंस नहीं बन रहे, उसको अगर मैं पानी में ले लूँ, पानी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, पोलैरिटी वहां पर प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो आपका C2H5 है या फिर कोई भी आप नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंस लेंगे तो उनके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में एक्सपेक्टेड से कम आएगा, एक्सपेक्टेड से क्या आएगा, कम आएगा। यहां पर क्या होगा, लोअर एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, आसानी से एस्केप क्यों नहीं कर पा रहा है ना, प्रेशर, आपका वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो गई, ए बी इंटरेक्शंस जो है ए और बी बी इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग अगर वहां पर क्या हो जाए, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए या कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डेवलप हो जाए दोनों के बीच में, तब क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, तब वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, जैसे कि एसीटोन एंड एनिलीन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट था। थियोरेटिकल टॉपिक है पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको पता है हम ग्राफ लेते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, सो जो हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले आइडियल कंडीशन के लिए ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यहां पर ये जो हमें मिल रहा है ना, पहले मैं सारे ये ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर हम आपको बताएंगे P नॉट ए क्या बता रहा है, P नॉट बी क्या बता रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल, यहाँ पे हम नीचे क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में हम ये ग्राफ ले रहे हैं। ये जो लाइन है बेटा, ये P टोटल को दिखा रही है, ये P टोटल को दिखा रही है, किसको दिखा रही है, टोटल PT को दिखा रही है, ये किसको दिखा रही है, PT को दिखा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, ये PT को दिखा रही है, जिसमें PA प्लस में PB हम ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपका P नॉट A जो है वो क्या दिखा रहा है बेटा, ये दिखा रहा है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यहां पर हम ले रहे हैं बेटा आपकी मोल फ्रैक्शन, तीनों में सेम चलेगा, बस मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आइडियल कंडीशन में ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर हम जो कॉम्पोनेंट ए है उसको ज्यादा वॉलेटाइल मान रहे हैं, हमने अज्यूम करा हुआ है कि ए इज मोर वॉलेटाइल, ए इज मोर वॉलेटाइल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ये ग्राफ देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर हम आइडिया लेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपका अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये तो होगी बेटा आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये तो आइडियल का ग्राफ हो गया। पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो यहां पर आपका क्या हो रहा था बेटा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, यहां पर वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन से क्या था, बढ़ा हुआ आया था, इसी वजह से जो हमारा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब यहां पर अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं, नेगेटिव डेविएशन में क्या था बेटा, आपका वेपर प्रेशर
डिक्रीज हो रहा था, वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तो डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर को कैसे दिखाओगे, कुछ इस तरीके से, है ना, कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर कुछ कभी ऐसा ग्राफ दिखाई दे और तुमसे पूछ लें कि भाई ये किसका है, तो आपके बता सकते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन का, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, और ये आइडियल कंडीशन का ग्राफ है, ठीक है। चलिए भाई, सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के ऊपर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं आपके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज होता है, मोल फ्रैक्शन इन इन वेपर फेज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या होती है, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड होता है, ठीक है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दो टाइप के ये होते हैं, ठीक है। पहला है आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फिर है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का क्या मतलब हुआ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब हुआ कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर मिक्सचर बनाने के बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अगर कम है, ठीक है, अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। मैंने आपको बताया था पहले ही कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका बेटा वेपर प्रेशर कम है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। यहां पर हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बातें कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसका होगा, किसका बनेगा, जिसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, यानी कि जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। किसका बनेगा, किसका बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing पॉजिटिव डेविएशन, जो कि क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए H2O प्लस में C2H5OH, ठीक है, यानी कि अल्कोहल हमने ले लिया, इथेनॉल ले लिया और वाटर ले लिया, किसका एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, क्योंकि इन दोनों में इंटरेक्शंस अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया है, वेपर प्रेशर यहां पर बढ़ गया है, इसी वजह से ज्यादा वेपर्स बनेंगे और बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से मिनिमम आ रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग किसका बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग बनेगा बेटा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। नॉन आइडियल किसके होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर आपके पास है वाटर एंड HCl, बढ़िया भाई, यहां पर जो है इंटरेक्शन होती है, ठीक है। ये आयनाइजेबल होता है, जो HCl है वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में, आप सभी को पता है एसिड है, यानी कि वाटर प्लस में एसिड जो होते हैं, वाटर प्लस में जो एसिड होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, है ना, किसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे नेगेटिव डेविएशन के, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें किसके बारे में बताती है, देखिए यहां पर, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है। पहला है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर कवर करनी है। ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, और ये दोनों जो ग्राफ आपको दे रखे हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को समझ में आ गया है, बताइए 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 बताइए। ये किसका ग्राफ है, ये आपको किसका ग्राफ दे रखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दे रखा है। दिस ग्राफ इज ऑफ एलिवेशन ऑफ BP बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ब्लड प्रेशर नहीं है भाई ये, ठीक है। दिस इज नॉट ब्लड प्रेशर की बातें नहीं कर रखी यहाँ पे। अच्छा, तो रिलेटिव वेपर प्रेशर की अगर हम बातें करते हैं तो वी हैव फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन में P0 विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में RLVP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RLVP भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो PS है ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बेटा बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। P0 क्या है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है जो सॉल्वेंट है वही क्या है, वॉलेटाइल है, जो सॉल्यूट है बेटा वो तो नॉन वॉलेटाइल है ना, सॉल्यूट जो है वो तो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आता है, क्योंकि सॉल्यूट को जैसे जैसे हम ऐड करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट को ऐड करने से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, लोवरिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पी नॉट हमें समझ में आई है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बता रहा है, और जो पीएस है बेटा, ठीक है, ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि पी नॉट जो होगा हमेशा पीएस से ज्यादा होगा, क्योंकि पीएस के अंदर तो नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूट भी हमारे पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या सभी को क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है CRT। सी यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है, यानी कि मोलारिटी को, कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारे पास इसका बन जाता है, पाई इज इक्वल टू N/V CRT, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं पाई V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N, अरे सी हटा दो ना, फिर N/V RT हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी N/V, ठीक है, V को मैंने वहां भेज दिया, NRT मेरे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किसके बराबर होता है, ये जो आपका डेल्टा TB है, ये एलिवेशन को शो कर रहा है, विच इज इक्वल टू KB इंटू में M क्या है, यहाँ पर हमारे पास मोलालिटी है, KB हमारे पास क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो डेल्टा TF जो है KF इंटू में M के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो KF है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है भाई, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको KF को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और KB को हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसके ग्राफ को अगर हम देखते हैं, किसको, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ को देखते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस हमने वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। पहले हम बेटा प्योर सॉल्वेंट की बातें करते हैं। प्योर सॉल्वेंट में हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब आपका वेपर प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब आपका क्या होने लगता है, बॉइलिंग, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। हमने टेम्परेचर चेक करा, ये जो TB है ये क्या हो गया हमारा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किसका, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। अब क्या हुआ, अब बेटा हमने उसका सोल्यूशन बनाया, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर आपका जो वेपर प्रेशर था वो क्या होगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज दिखा दिया हमने। इसी वजह से सॉल्वेंट के नीचे जो लाइन बनाई है वो सोल्यूशन की बनाई है, पर वो भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो इसका क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। इसको नीचे हमने मिलाया, ठीक है, टेम्परेचर एक्सेस के ऊपर मिलाया, तो हमें क्या मिल गया बेटा, ये जो हमें TB मिला ये हमें क्या बता रहा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है सॉल्यूशन का। ये जो चेंज आया डेल्टा TB आया, यही हमें क्या बताता है, ये हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताता है। सेम एज इट इज यहां पर अगर मैं बात करती हूं किसकी बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यहां पर हम फ्रोजन सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का सबसे पहले देखने वाले हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब वेपर प्रेशर आपके लिक्विड फेज का सॉलिड फेज के बराबर हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट पर आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्वेंट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे ये जो पॉइंट आपके पास आया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के केस में जब ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, उस टाइम पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है, वो क्या आया यहाँ पे, टेम्परेचर एक्सेस पे जब हमने देखा इतना आया, ठीक है। फिर सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर हमने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा हुआ था, वेपर प्रेशर कम हो गया, जिसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया, इसको नीचे लाइन बनाई। फिर हमने क्या करा भाई, जैसे जैसे ये ठंडा होता गया तो एक पॉइंट ऐसा आया जब ये फ्रोजन वाले कॉम्पोनेंट के बराबर हुआ, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर हुआ तो इस एक्सेस पे जब हमने चेक करा तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, जो कि क्या था, कम था, ठीक है, कम था, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इसी वजह से हम NaCl एंड आइस का क्या बनाते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, जिसको आइसक्रीम वाले जो वेंडर्स होते हैं उसको यूज करते हैं ठंडक रखने के लिए, ठीक है। आई होप आपको चीजें काफी सारी क्लियर हो गई हैं। अब कुछ डेफिनेशंस बेटा यहाँ पर दे रखी हैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोसिस आपको बता रखा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट
टू सॉल्यूशंस, ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या तो ऐसे कह लो, या हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर मैं लिख दूंगी इस चीज को ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से फ्लो हो रहा है कहां पे, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास, SPM है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना हम एक्सेस प्रेशर लगाते हैं उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। क्या सभी को क्लियर है? फिर 2-3 डेफिनेशन है बेटा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद RO काफी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको आना चाहिए, जिसको हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाय अप्लाइंग द प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तब हमारा जो मूवमेंट होता है, जो फ्लो होता है, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें हम डीसैलाइनेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं, यानी कि सॉल्ट वाटर में से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अभी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम ज्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके करते क्या है, हम यहां पर क्या करते हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट करवाते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी वजह से हम डीसैलाइनेशन कर पा रहे हैं, हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कर पा रहे हैं। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज की सेशन का लास्ट टॉपिक आता है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यहां पर हम वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर। जो आपका वेंट हॉफ फैक्टर है, ठीक है, ये अकाउंट करता है, अकाउंट्स फॉर व्हाट, किसके लिए, एसोसिएशंस एंड डिसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशंस एंड डिसोसिएशंस के लिए ये अकाउंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर है वो किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड का मतलब जो असली में आई थी, जो सच में आई थी, है ना, जो हमारे पास रियल आंसर आया था ना बेटा, जो हमारे पास रियल आंसर आया था वो क्या, उसको क्या बोल रहे हैं हम, ऑब्जर्व्ड, रियल आंसर जो आया था, जो सही आंसर आया था। कैलकुलेटेड वो थी जो हमारे पास ओल्ड फॉर्मूलाज, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने पढ़ाए, ठीक है, ओल्ड फॉर्मूला से हमारे पास जो आंसर आ रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो गलत आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसिडर ही नहीं करा, ठीक है। जब आप कोई सोल्यूट डालेंगे, ठीक है, तो वो एसोसिएशन भी शो कर सकता है, वो डिसोसिएशन भी शो कर सकता है, वो टूट भी सकता है, वो डाइमर भी बना सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसी वजह से जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर है वो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन को अकाउंट में लेता है, और जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर होता है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। ऑब्जर्व्ड अपॉन में कॉलिगेटिव, यानी कि मेरे पास जो सही आंसर आएगा, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जो रियल आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो वेंट हॉफ फैक्टर इनटू में आप क्या करिए, पुराने वाले फॉर्मूलास को मल्टीप्लाई कर दो, सबको किससे, वेंट हॉफ फैक्टर से, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि सही वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज हमने यहां पर पढ़े हैं किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उन सभी को आप क्या कर दो बेटा, क्या कर दीजिए, इससे वेंट हॉफ फैक्टर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वेंट हॉफ फैक्टर लगा दो साथ में, वेंट हॉफ फैक्टर लगा देंगे। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहां पर हमारे लिए एसोसिएशंस एंड डिसोसिएशन को अकाउंट में लेना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? देखिए, जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर है वो 0 रहता है सॉल्यूशन अंडरगोइंग नीदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके लिए, ठीक है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये टूटते नहीं है, ठीक है। वहीं पे जिसका एसोसिएशन हो रहा होगा उस केस में जो हमारा वेंट हॉफ फैक्टर आएगा वो <1 आएगा, और अगर मैं उनकी बात करूं जहां पर आपको डिसोसिएशन देखने को मिलता है, तब उस केस में आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर आएगा वो <1 होगा। आई होप आप सभी को अच्छे से पूरा के पूरा चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है,
ठीक है, सारे के सारे चैप्टर आपको वन शॉट में क्विकली रिवाइज हो गया है। हमने शॉर्ट नोट्स बना ली, हमने फॉर्मूला शीट बना ली। आई होप आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है, आपको मजा आया है, तो तारे चमका देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं एक और माइंड मैप के साथ अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।